बन रहा है और प्लांट जो बना रहे हैं वो खुद जिंदा है और जो एनिमल जो प्लांट पे डिपेंडेंट है वो जिंदा है। मतलब फूड का अल्टीमेट सोर्स क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन डिपेंड किस पे है? टोटली सनलाइट। नाम में क्या है बेटा? फोटो। अच्छा, प्लांट जो कि भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स, और जो प्लांट्स को खाकर जिंदा रह रहे हैं उन्हें हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफ्स। इतनी बात एकदम क्लियर? आइए अब अगर हम आगे बात करें तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखें, देखो मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, मैं यहां पर बैलेंस नहीं कर रहा हूं रिएक्शन को। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसकी मदद से हम लोग फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या पाते हैं? ग्लूकोज, जो कि हमारा फूड हो गया, प्लस संग में क्या निकलती है? ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है, खुद सोचिए, जितने भी एरोबिक रिस्पायरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो बगैर ऑक्सीजन के एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं कर सकते, और अगर रिस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे तो सर्वाइव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिस्पायरेशन इज द इकलौता तरीका टू प्रोड्यूस एनर्जी। रिस्पायरेशन इकलौता तरीका है जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अर्थात फोटोसिंथेसिस से जीवित रहने के लिए हम लोग को दो चीजें मिल रही हैं, एक ग्लूकोज और उसके साथ में ऑक्सीजन। इमेजिन कीजिए अगर धरती से सारा ऑक्सीजन एकाएक खत्म हो जाए तो बचा क्या रह जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, अर्थात जो प्योरली एनारोबिक है, अर्थात जिन्हें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है रिस्पायरेशन करने के लिए। इस तरीके से एनसीईआरटी का हम पहला पैराग्राफ खत्म कर चुके हैं। अब एनसीईआरटी यहां पर आपको दो सिंपल एक्सपेरिमेंट देती है। वॉइस वगैरह सब क्लियर है? अब नीचे एनसीईआरटी कहती है व्हाट डू वी नो, आखिर हम जानते हैं। हम दो सिंपल एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अर्थात भोजन के निर्माण करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। अब बेटा हमें पता है कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लांट स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में, लेकिन याद रखना ग्लूकोज को प्लांट जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सुक्रोज के रूप में करते हैं। तो अगर चाहो तो इसे लिख लो कि प्लांट ग्लूकोज का फोटोसिंथेसिस के थ्रू निर्माण करते हैं, अर्थात प्रोडक्शन करते हैं। आप प्लांट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज के रूप में और स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में। अब अगर हम आगे बढ़े तो वो दो एक्सपेरिमेंट जो हमको ये बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें फोटोसिंथेसिस करने के लिए जरूरी है। पहला है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। बेटा वेरीगेटेड वर्ड का मतलब समझना, वेरीगेटेड का मतलब होता है डिफरेंट। अगर किसी चीज में कोई चीज डिफरेंट हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरीगेटेड। तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या था, समझना इसको अच्छे से। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखना हम क्या सीखेंगे। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने एक प्लांट ले लिया और ये हो गई उसकी लीफ, ठीक। अब चाहो तो दो लीफ पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक पे भी कर सकते हो। चाहो तो एक लीफ को ब्लैक पेपर चढ़ा दो और एक को बिल्कुल ऐसे एयर से एक्सपोज रखो, लाइट से एक्सपोज रखो, या चाहो तो हम एक लीफ पर, चलो हम लोग एक लीफ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। वेरीगेटेड मतलब डिफरेंट, मतलब प्लांट में आप क्या कर रहे हो? कुछ डिफरेंट करने वाले हो। अब अगर मैं इस लीफ की बात करूं तो इतना समझिए कि मान लीजिए मैंने इतना पोर्शन ब्लैक पेपर से सजा दिया, ठीक है। इसके ऊपर मतलब हमने चारों तरफ ब्लैक पेपर लपेट दिया, इतने पोर्शन पे ब्लैक पेपर है, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर हमने कोई भी ऐसा ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर कुछ नहीं चढ़ाया। मतलब लीफ पूरी बिल्कुल नॉर्मल है, अर्थात आधी लीफ पर हमने काला कागज पहना दिया और आधी लीफ हमारी बिल्कुल वेल एक्सपोज है। अब इस लीफ को मैं बोल दे रहा हूं ए, इस लीफ को मैं बोल दे रहा हूं बी। अब देख के बताओ और सोच के बताओ, अगर हम सनलाइट डालेंगे, ये देखिए आ गई हमारी सनलाइट, अगर हम ये सनलाइट लें और डालें तो सनलाइट ए पोर्शन और बी पोर्शन गिर तो दोनों पे रही होगी, लेकिन ए पोर्शन पर ये जो ब्लैक कलर ऊपर आपने ब्लैक कलर का पेपर चढ़ा रखा है लीफ के चारों तरफ, आधी लीफ पर चढ़ा है, ध्यान रखना। एक ए वाला पोर्शन जो है इस पोर्शन पर सनलाइट नहीं पड़ रही होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर आपने ब्लैक पेपर चढ़ा रखा है, ब्लैक सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन बी वाले पोर्शन पर सनलाइट पड़ेगी। अब बी वाले पोर्शन पर सनलाइट पड़ रही होगी तो सीधी बात है यहां पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन चल रही होगी। फोटोसिंथेसिस चलेगी तो ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज स्टोर किस रूप में होगा? स्टार्च के रूप में। तो अब अगर हम ए और बी पर स्टार्च टेस्ट करें कि भैया कहां पर स्टार्च मौजूद है, कहां पर स्टार्च मौजूद नहीं है, तो बी वाले पोर्शन पर हमें स्टार्च मिलेगा और इससे पता चलता है कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वेरीगेटेड यहां लीफ को हमने डिफरेंट बनाया, ब्लैक पेपर चढ़ाया, बी वाले को एक्सपोज रखा, दोनों पर लाइट गिराई। ए वाले पोर्शन वाली लीफ लाइट नहीं पाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं तो ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज नहीं तो स्टार्च नहीं, खत्म। लेकिन बी वाले पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, देन ग्लूकोज बनेगा, अल्टीमेटली ग्लूकोज आपका स्टोर हो जाएगा स्टार्च के रूप में। तो बी वाला पोर्शन जो कि जिस पे ब्लैक पेपर नहीं चढ़ा है वो स्टार्च टेस्ट के लिए होगी पॉजिटिव और ए वाली होगी नेगेटिव, और इसके थ्रू हम ये पकड़ लेंगे कि आपका बेटा बस हो गया। अब आप लोग बातें मेरी सुनते रहिए बस लगातार। तो ए और बी में अगर हम बात करें
तो बी वाले पोर्शन से हमें पता चल रहा है कि भाई इसमें स्टार्च बना, क्योंकि इस पे लाइट पड़ जा रही थी, लेकिन ए वाले पर लाइट नहीं पड़ रही थी। तो ए वाले पर लाइट, अबे ऊपर ब्लैक पेपर चढ़ा रखा है ना, तो ए वाला इसीलिए आया स्टार्च टेस्ट में नेगेटिव, और इससे पता चलता है लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखें, सब जनरल एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है हमारा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, अच्छे समझिएगा। मान लीजिए यहां पर आपने, इधर मेरा प्लांट पीला पड़ गया, इसे अभी हरा कर दें, एक सेकंड। मान लीजिए यहां पर आपने एक प्लांट लिया और ये हो गई उसकी लीफ। हमने क्या किया, जो लीफ है उसकी आधी लीफ को हमने एक टेस्ट ट्यूब के थ्रू घेर लिया और यहां पर पेपर लगा दिया ताकि बिल्कुल भी एयर अंदर ना जा पाए। तो आधी लीफ को टेस्ट ट्यूब के थ्रू घेर लिया, ये मैंने ऐसे बाउंड्री बना दी, और आधी लीफ आपकी बिल्कुल वेल एक्सपोज है। तो अब अगर मैं बात करूं तो बेटा थोड़ी मोड़ी एयर यहां पर होगी टेस्ट ट्यूब में, तो इस एयर को हटाने के लिए हम यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में एयर नहीं, मेनली देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं है। तो अब बेटा जब तुम टेस्ट ट्यूब लगाए होगे तो इतने स्पेस में कुछ तो CO2 होगी, कुछ तो CO2 के पार्टिकल होंगे। तो अब अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने कॉटन लिया और कॉटन मतलब रुई लिया, और रुई को हमने भिगो दिया KOH से, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अब रुई हमने इसमें ऑलरेडी रख दी। अब कॉटन में अगर हम KOH भिगो के रख देंगे तो KOH की प्रॉपर्टी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, कि वो सॉरी ये तो पत्ती के अंदर रख दिया, इधर KOH की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने क्या रखा, कॉटन को किसमें भिगोया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये अपने आसपास अगर कहीं कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उसको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। तो अब टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी भी CO2 होगी वो अब क्या हो गई होगी, एब्जॉर्ब। अब कॉमन सेंस लगाइएगा कि इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया B, क्या B वाली लीफ को CO2 मिल रही होगी, नहीं, क्यों, क्योंकि जो थोड़ी मोड़ी CO2 थी वो आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मदद से क्या करा दिया, एब्जॉर्ब करा दिया। लेकिन A वाला डायरेक्टली एयर से क्या ले रहा होगा, CO2, जमीन से क्या ले रहा होगा, पानी, और ये आ गई आपकी सनलाइट। तो अल्टीमेटली A और B में लफड़ा कहां पे आ रहा, भाई पानी तो दोनों को मिल रहा होगा, सनलाइट दोनों को मिल रही होगी, क्लोरोफिल दोनों के पास होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि भैया A वाले को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है लेकिन B वाले को CO2 नहीं मिल रही, और जो मिलनी भी थी ससुर वो तुमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालकर क्या किया, टेस्ट ट्यूब से उसको भी खत्म कर दिया। तो अब A और B में A वाले पर फोटोसिंथेसिस होगी, तो ये इस फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज बनेगा तो स्टार्च में स्टोर होगा। अल्टीमेटली A वाले पोर्शन पर क्या होगा बेटा, आपका स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसको लाइट तो मिल रही है, CO2 नहीं मिल रही है, पानी मिल रहा है। B वाला पोर्शन, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, अल्टीमेटली स्टार्च नहीं बनेगा, और स्टार्च टेस्ट इसका क्या ऐसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और इससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज जरूरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यहां तक क्लियर हो तो यस कहिए। यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है। चलिए ठीक है, आइए आगे बातें करते हैं। तो ये रहा हमारा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव किया था, वेरीगेटेड प्रूव किया था। वेरीगेटेड मतलब लीफ को हमने डिफरेंट बना दिया था ब्लैक पेपर लगा के, कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके बाद प्रिस्ले का, फिर इग्नेहाउस का, फिर इसके बाद आपका जूलियन मॉन्सेच का, कॉर्नेलियस नील का और TW एंगलमैन का। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हम फोटोसिंथेसिस के पार्ट 2 मतलब कल के लेक्चर में देखेंगे। आज हम मेन फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन पे फोकस करने वाले हैं, गॉट इट। इसके बाद हम लोग डार्क रिएक्शन और ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन एक साथ खत्म करेंगे। आपको ये चीजें यहीं तक देखनी है। इधर भैया कोई एडमिट करने वाला आ जाओ। वीडियो लैग हो रहा है तो तुम्हारी तरफ से हो रहा होगा, गॉट इट। लैग को लॉग में बदलना, वाईफाई लगाओ। आओ, यहां तक बातें एकदम क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम बातें करते हैं आगे। अब अगर मैं बात करूं आपसे फोटोसिंथेसिस की, जो कि आपको लगती है एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन, नहीं भैया, ये फोटोसिंथेसिस महा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अर्थात इसकी बहुत सारी स्टेप है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको बांट दिया सिर्फ 2 पोर्शन में। मेरी बात समझना,
हम क्या कह रहे हैं, हमने पूरी फोटोसिंथेसिस को बांट दिया सिर्फ दो पोर्शन में, अर्थात जितनी भी रिएक्शन है हमने उसको दो पार्ट में बांटा, एक को बोल दिया लाइट रिएक्शन और एक को बोल दिया डार्क रिएक्शन। देखो लाइट और डार्क रिएक्शन की क्या कहानी है। लाइट रिएक्शन क्या करती है, लाइट का डायरेक्ट इस्तेमाल करती है। क्या बोला, लाइट रिएक्शन लाइट का डायरेक्ट इस्तेमाल करती है और डायरेक्ट इस्तेमाल करके, ये लाइट का इस्तेमाल करके दो कंपाउंड बनाती है। दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम देखना, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH। याद रखना, पी फॉर फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन में बताया था कहां पर NADH होगा, कहां पे NADPH होगा। गॉट इट। तो चलिए अब मेरी बात समझिएगा, अब मेरी बात समझिए अच्छे से। लाइट रिएक्शन में लाइट का इस्तेमाल करके एटीपी और NADPH हमारा इसका निर्माण होगा, और जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें भैया, डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में सुनना अच्छे से, लाइट का इस्तेमाल करके एटीपी और NADPH का निर्माण होता है लाइट रिएक्शन में, और इस एटीपी और NADPH जो कि रोशनी की मदद से बनता है, इसका इस्तेमाल होगा डार्क रिएक्शन में। किस लिए, ताकि हमें क्या मिल जाए, ग्लूकोज। गॉट इट। अब मेरी बात समझना, तो ये रहा लाइट और डार्क रिएक्शन में। अगर मैं बोलूं कि भैया किसमें हमारा खाना किस रिएक्शन में बन रहा है, तो खाना ग्लूकोज किस रिएक्शन में बन रहा है भैया, डार्क में। तो इसी वजह से भाई देखो, ग्लूकोज क्या है, कार्बन कंपाउंड है, दैट्स व्हाई हम डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं। गॉट इट। या आप बोल सकते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे या बायोसिंथेटिक रिएक्शन, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी चीज की क्या हो रही है, सिंथेसिस। तो दोबारा सुनिएगा, फोटोसिंथेसिस को हमने क्या किया, दो पोर्शन में डिवाइड किया, लाइट और डार्क में। लाइट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जिसे हम लोग फोटोकेमिकल फेस भी कहते हैं। फोटोकेमिकल क्यों भाई, क्योंकि फोटॉन्स का यूज हो रहा है, लाइट का यूज हो रहा है। गॉट इट। तो लाइट रिएक्शन अर्थात फोटोकेमिकल फेज में हम लोग रोशनी का इस्तेमाल करके एटीपी और NADPH बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं भैया, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इतनी बातें एकदम क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करें। अब ये देखा जाए कि लाइट और डार्क रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है। तो फोटोसिंथेसिस कहां होती है, देखो मैक्सिमम केसेस में ये लीफ में होती है, ठीक है। और बेटा कुछ प्लांट होते हैं जिनमें स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करने लगती है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन अकेशिया की बात करें, वहां पर पेटियोल एक्सपेंड करके फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन अगर पूछा जाए मेनली फोटोसिंथेसिस कहां होती है, तो हमारा आंसर क्लियर कट होगा, दैट इज लीफ। अब देखो, एक ये मान लो मैंने लिखा ट्री, अब ट्री में पूछे मेनली फोटोसिंथेसिस कहां होती है, तो भाई मैं बोलूंगा लीफ में होती है। अब अगर मुझसे लीफ में पूछा, भैया लीफ में भी बताओ किस सेल में फोटोसिंथेसिस होती है सौ नहीं बेटा, 1000 ज्वाइन हो सकते हैं। ये पेड वाला गूगल, ये जो गूगल मीट है, इसको पैसा दे खरीदा गया है, समझ में आया। हाँ तो ट्री, भाई देखो फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, प्लांट्स लिख दो और अच्छा है यार, ट्री मत लिखो, प्लांट्स लिखो, ज्यादा प्यारा है। एल्गी भी कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स में होती है, प्लांट्स में कहां पर होती है, लीफ। हम लोग लीफ को बेटा मॉर्फोलॉजी में रिवाइज करते हुए बताए थे कि लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल भी बोलते हैं। अब अगर पूछा जाए लीफ में कहां होती है, तो आपको मैंने आपको बताया था एनाटॉमी में कि लीफ में क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिकल के बाद आपकी क्या आ जाती है, एपिडर्मिस की लेयर, और एपिडर्मिस ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस, तो नीचे वाली तुम्हारी क्या हो जाएगी, लोअर एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस, अपर और लोअर एपिडर्मिस अर्थात एडेक्शियल और एबैक्शियल के बीच में जो सेल भरी होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं मीजोफिल। मीजो का मतलब क्या होता है, बीच में, फिल का मतलब क्या हो गया, पत्ती। तो लीफ की मीजोफिल में फोटोसिंथेसिस होती है। अब पूछेगा भैया जो मीजोफिल सेल हैं इनमें कहां होती है, तो इनमें भी क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस कहां, प्लांट की, लीफ की, मीजोफिल सेल की क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट सेल की अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, जस्ट अ सेकंड, मल्टीपल पीपल वांट टू ज्वाइन, एडमिट ऑल। चलिए अब बेटा अगर मैं बात करूं कि मीजोफिल का क्लोरोप्लास्ट देखने में कैसा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, क्लोरोप्लास्ट के पास भी आपकी दो मेम्ब्रेन होती है। गॉट इट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के जैसे जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं थैलाकॉइड, और ढेर सारे थैलाकॉइड मिलकर क्या कहलाते हैं, ग्रेना, अर्थात ये पाइल्स ऑफ कॉइन, अर्थात सिक्कों का समूह, ये जो है एक के ऊपर एक लगा हुआ, ये क्या कहलाता है, ग्रेना। और दो ग्रेना, समझना, दो ग्रेना तो आपस में कनेक्ट करते हैं पतला पतला चपटा चपटा एक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेली। अब समझना, ये जितना भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये इतना कहलाएगा मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या कहलाएगा, मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है। अबे चाहे थैलाकॉइड देखो, चाहे पूरा ग्रेना देख लो, अब ग्रेना किसका बना है, थैलाकॉइड का, चाहे स्ट्रोमा लेमेली देखो, ये आपकी क्या है, मेम्ब्रेन है पूरी पूरी। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, मेम्ब्रेनस सिस्टम। और चारों तरफ भरा रहता है गाढ़ा गाढ़ा आपका
गाढ़ा गाढ़ा आपका स्ट्रोमा। गॉट इट? अब समझना, ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र के बीच में जहाज चल रहा है, और ये जहाज क्या है? मेम्ब्रेनस सिस्टम। अब अगर मेम्ब्रेनस सिस्टम की बात करो तो मेम्ब्रेनस सिस्टम में दो चीजें आई, अर्थात ग्रेना, और ग्रेना के संग में क्या आया? स्ट्रोमा लैमेली। इतनी बात एकदम क्लियर? अच्छा ये बताओ, अगर टाइटैनिक मान लो, ये बड़ा सा जो मेम्ब्रेनस सिस्टम मैंने येलो कलर की बाउंड्री बनाया है, इसको तुम टाइटैनिक मान लो। गॉट इट? अगर मैं बात करूं टाइटैनिक की, तो ये बताओ टाइटैनिक तुम्हारा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, हाँ अच्छा बेटा ये बताओ, जो तुम्हारा टाइटैनिक था, टाइटैनिक नाम का जो जहाज था, इस जहाज के अंदर लाइट जल रही थी या समुद्र में लाइट जलती है? जहाज के अंदर। तो एक ट्रिक है कि मेम्ब्रेनस सिस्टम में आपकी क्या चलती है? लाइट रिएक्शन। इतनी बातें क्लियर? और ये पूरे स्ट्रोमा में क्या चलती है? डार्क रिएक्शन। मतलब मेम्ब्रेनस सिस्टम के थ्रू हम लोग एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं, और इस एटीपी और एनएडीपीएच का इस्तेमाल हम लोग स्ट्रोमा में चल रही डार्क रिएक्शन में करते हैं, और यही स्ट्रोमा में हमको क्या मिल जाता है? ग्लूकोज। अच्छा अब अगर हम लाइट रिएक्शन में घुसना चालू करें, जिसको हम लोग फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं, बेटा बेटा कुछ पूछना है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके आइए अब हम बात करते हैं बेटा लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन जिसको हम लोग फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? फोटोन्स का इस्तेमाल करते हैं, फोटोकेमिकल फेज। तो लाइट रिएक्शन हमारी कहां चलती है? मेम्ब्रेनस सिस्टम में। मेम्ब्रेनस सिस्टम में बेटा कितनी चीजें आती हैं? दो चीजें आती हैं, एक आपका ग्रेना आता है और दूसरा आपका क्या आता है ग्रेना के साथ? भाई माइक बंद स्ट्रोमा करो अपना। लैमेली। अब बेटा लाइट रिएक्शन जो होती है, इसमें निर्माण किसका होता है? एटीपी का, और एटीपी के साथ बनता है एनएडीपी, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डार्क रिएक्शन में, ताकि हम लोग ग्लूकोज का क्या कर सकें? निर्माण। अब बेटा अगर मैं लाइट रिएक्शन के बारे में बात करूं, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले रिवाइज करना पड़ेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फोटो सिस्टम, रिएक्शन सेंटर और एंटीना, इन चारों में अंतर क्या है? दोबारा सुनिएगा मैंने क्या कहा। लीफ में क्लोरोफिल कहां पाया जाता है अल्ताफ हुसैन? मीजोफिल में। इधर। अब आओ बेटा, अगर हम बात करें तो बेटा याद रखना, अगर आपको लाइट रिएक्शन अगर अच्छे से रिवाइज करनी है, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए एंटीना, रिएक्शन सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फोटो सिस्टम। इन चारों शब्दों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हम सब इसे एक मानने की गलती कर देते हैं, या इधर का उधर कर देते हैं। तो पहले क्लियरली इसको सुन लेते हैं आराम आराम से, ठीक है? मतलब इसको थोड़ा सा रिवीजन मोड में ना लाके इसको बिल्कुल स्लो मोड में सुनिए सारी बातें। एंटीना, रिएक्शन सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटो सिस्टम, इन चारों में डिफरेंस क्या है और क्लियर कट डिफरेंस क्या है? गॉट इट? अब देख भाई, इन चार में क्लियर कट डिफरेंस ये है कि देखो, हमें पता है कि अगर आप किसी प्लांट की लीफ को ले लो, ठीक है, लीफ का कलर कभी तुम नोटिस करना, कुछ लीफ ज्यादा हरी होती हैं, कुछ में पीलापन थोड़ा ज्यादा होता है। एक ही प्लांट की अलग अलग पत्तियों को देखो तो हरे का अलग अलग शेड आता है। अगर पत्तियों में सिर्फ कोई एक पिगमेंट पाया जाता तो हर पत्ती का कलर सेम होना चाहिए, लेकिन एक प्लांट की अगर आप 4-5 पत्तियां देख लीजिए तो किसी में हरापन ज्यादा होगा, किसी में नीलिमा ज्यादा होगी, तो किसी में लालिमा ज्यादा होगी, तो किसी में कालीमा ज्यादा होगी। अल्टीमेटली वो कालीमा कहने का मतलब वो एक कलर से था। गॉट इट? तो बेटा ये बताओ कि ये जो प्लांट में अलग अलग लालिमा नीलिमा ये आ रही है, अलग अलग शेड आ रहे हैं, इसका मतलब क्या कोई एक पिगमेंट होगा? नहीं, गलत। पिगमेंट एक से ज्यादा होते हैं। जब हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको बताया था कि पेपर डाल के हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं कि अगर मान लो मिक्सचर ऑफ कलर है, कहीं पर ढेर सारे कलर मिले हुए हैं, तो उनको अलग सेपरेट करने के लिए हम लोग जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? तुम्हारा पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है? अब बेटा अगर मैं बात करूं पेपर क्रोमेटो अगर मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करूं, तो बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी में के थ्रू हम लोग क्या होते हैं, किसी कलर के मिक्सचर से कलर्स को क्या कर सकते हैं? सेपरेट। तो बेटा जब हम लीफ की पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, तो लीफ में हमको 4 पिगमेंट मिलते हैं। क्लोरोफिल ए मिलता है, क्लोरोफिल बी मिलता है, इसके और भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि ए और बी ही मिलता है, और भी क्लोरोफिल मिलते हैं। मैं मेजर बता रहा हूं, मेजर 4 है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड, और संग में इसके मिलता है
फिल, गॉट इट। ये 4 पिगमेंट हमें मिलते हैं लीफ के अंदर। अब बेटा मेरी बात को समझना, ये जो 4 पिगमेंट है कौन कौन, अच्छे सुनो। लीफ के अंदर 4 मेन पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड। पिगमेंट क्या होते हैं? कोई भी ऐसी रंगीन चीज जो हमारी बॉडी में पाई जाए, अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाई जाने वाली कोई भी कलर्ड चीज आपकी पिगमेंट कहलाती है। जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन, हमारे बालों में कैरोटीन, गॉट इट। वैसे ही प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल, अर्थात कोई भी रंगीन सब्सटेंस। अच्छा, कोई सब्सटेंस रंगीन कैसे होता है? अर्थात अगर मैं कहूं कि भाई, अगर मैं ये कहूं आपसे, इधर देखिएगा गौर से, अगर मैं ये कहूं आपसे कि एक सेकेंड, हाँ कोई बात नहीं, अगर मैं ये कहूं कि ये कलर ब्लू है, ठीक है, ब्लू का मतलब क्या है? ब्लू का मतलब क्या हुआ कि ये ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा। भाई देख, कोई चीज किस रंग की दिखेगी वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा ना कि वो किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो तो तुम्हारी आंखों में पलट के आ ही नहीं रहा। जो तुम्हारी आंखों में पलट के नहीं आ रहा वो तो रंग दिखेगा नहीं ना। भाई इस कमरे में व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, तो इसमें 7 रंग गिर रहे होंगे, लेकिन ये ब्लू को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्ब। दैट्स व्हाई ये कलर तुम्हें कैसा दिख रहा है? ब्लू दिख रहा है। क्लियर है ये वाली बात? तो कोई चीज किस रंग की दिखेगी डिपेंड करता है कि वो पिगमेंट या वो रंगीन चीज किस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रही है। वॉयलेट रिफ्लेक्ट करेगी तो वॉयलेट दिखेगी चीज, इंडिगो करेगी इंडिगो दिखेगी, ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगी ब्लू, रेड को रिफ्लेक्ट करेगी रेड। सर आपकी शर्ट व्हाइट क्यों दिख रही है? व्हाइट इसलिए दिख रही है क्योंकि ये सब रिफ्लेक्ट करता है ना। व्हाइट तो भयानक रिफ्लेक्टर है, तभी तो एरोप्लेन वगैरह व्हाइट कलर के बनाए जाते हैं, है ना, ताकि वो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करें और साथ में एरोप्लेन में अगर कहीं क्रैक पड़ जाए तो क्लियर दिखाई दे। तो व्हाइट कलर का मतलब सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ब्लैक कलर का मतलब क्या है? ब्लैक इज नॉट अ कलर, ब्लैक का मतलब होता है अंधेरा, सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तुम्हें उतनी जगह पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो किसी चीज का कलर कैसे डिसाइड होगा? यहां पर हमने मल्टीपल पीपुल वांट टू ज्वाइन, जस्ट अ सेकंड बेटा, ओके। तो यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई है ना। तो अब मेरी बात समझना, कोई चीज किस रंग की दिखेगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है। तो ये जो 4 पिगमेंट है लीफ में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड, आइए अब इनको देखते हैं, अच्छी तरीके से समझिएगा। देखो सबसे पहले चीज, पहले देखते जाना, हमने आपको बताया था कि बिल्कुल बीचों बीच बनाइए क्लोरोफिल ए, जस्ट अ सेकेंड, बिल्कुल बीचों बीच बनाइए क्लोरोफिल ए। अब चारों तरफ आप और पिगमेंट लगाना शुरू करिए, जैसे मान लीजिए कैरोटेनॉइड, 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 कैरोटेनॉइड। अगला पिगमेंट ले लीजिए भाई, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी। अगला पिगमेंट ले लीजिए आप, ज़ैंथोफिल, 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 ज़ैंथोफिल। बस याद रखना कि बीच में लगाओ क्लोरोफिल ए और चारों तरफ बचे हुए तीनों में कोई भी लगा दो, क्लोरोफिल बी लगा दो, कैरोटेनॉइड लगा दो, ज़ैंथोफिल लगा दो, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच क्या रखना है? क्लोरोफिल ए। अब समझना मेरी बात बहुत अच्छे से, जब सनलाइट आती है, जब सनलाइट आती है, इधर देखना, अरे यार, जब आपकी सनलाइट है जब ये आएगी, हमें पता लाइट किसकी बनी है बेटा? फोटॉन्स की। तो बेटा क्लोरोफिल ए किसी ना किसी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा और किसी ना किसी को क्या कर रहा होगा? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट ना करता मैं पिगमेंट ही ना बोलता। तो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन अब ये जब क्लोरोफिल ए, याद रखिएगा, जब लाइट एब्जॉर्ब कर लेता सफिशिएंट तो ये निकालता है 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना इस बात को, 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि मैग्नीशियम सेकेंड का मेंबर है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। क्लोरोफिल ए पर जब सफिशिएंट मात्रा में लाइट पड़ती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इजेक्ट। लेकिन अगर मैं अगल बगल के पिगमेंट के थ्रू भी इसको फोटॉन्स दिलवाऊं, क्योंकि ये हो सकता है कैरोटेनॉइड किसी और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा हो, ज़ैंथोफिल किसी और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा हो, क्लोरोफिल भी किसी और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? ये सब के सब रिएक्शन, सबके सब ये बीच वाले क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। तो सोचो कितनी सारी एनर्जी मिल रही क्लोरोफिल ए को। अगर अकेला होता बेचारा तो बहुत देर में 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाता, लेकिन सब अलग अलग पिगमेंट चारों तरफ हैं, तो ये जो पिगमेंट चारों तरफ लड्डू के रूप में लगे हुए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या कर रहे हैं? सब क्लोरोफिल ए को दे दे रहे हैं, और अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए झट से जल्दी से निकाल देगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो भाई जो क्लोरोफिल ए है वो इससे दूर निकल गए। अब लेकिन अगर वहां पर कोई एक्सेप्टर नहीं होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके कहां चले आएंगे? वापस। इधर देखिएगा जरा, हाँ,
तो ऊपर कोई ना कोई एक्सेप्टर होना चाहिए। तो यहां पर हमने बना दिया एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यही एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं इसे लिख दे रहा हूं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इतनी बात एकदम क्लियर। तो ये बताओ, जो दो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला कांड हुआ, ये कांड कहां हुआ? क्लोरोफिल ए पर। दैट्स व्हाई क्लोरोफिल ए को हम यहां पर बोलेंगे रिएक्शन सेंटर। गॉट इट? अर्थात रिएक्शन की मुख्य जगह। और जैसे बेटा याद करो, पहले के समय में क्या होता था, जो शक्तिमान आता था तो हम लोग का डिश का एंटीना हिल जाता था, याद है? बता रहा हूं, क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन आखिरी में पूछिएगा। हाँ, इतनी बात है क्लियर? अरे यार, रिएक्शन सेंटर बताया था डिटेल में क्लास में। अरे दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं? इस बीच वाले क्लोरोफिल ए से। दैट्स व्हाई बीच वाला क्लोरोफिल ए क्या कहलाएगा? रिएक्शन सेंटर, जहां पर ये मेन रिएक्शन हुई। अगल बगल वाले क्या कर रहे हैं? बिल्कुल एंटीना की तरह काम कर रहे हैं। बेटा याद करो, बचपन में एक एंटीने वाला टीवी चलता था, हमारे एंटीना ऐसे लगा होता था, और यहां पर एक रिसीवर लगा होता था जो आपकी टीवी को सिग्नल देता था। तो अगर ये रिसीवर अकेला होता तो जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं, जहां से भी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो सिग्नल सिर्फ अकेला ये पकड़ता। लेकिन ये इतना बड़ा एंटीना क्या कर रहा, अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके किसे दे रहा है? रिसीवर को। अर्थात डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब यहां पर डिश क्या होगा? क्लियर। अगर ये ऊपर वाला ये जो तुम्हारा घंटी लगा हुआ है, घंटी उड़ा दो, अकेला सिर्फ यहाँ पर रिसीवर लगा होता तो सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता और यहाँ पर सिग्नल अच्छे हमें ना मिलते। तो वैसे यहां पर हुआ कि अगर अकेला रिएक्शन सेंटर रहेगा तो बहुत देर में दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। लेकिन अगर इतने सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के पिगमेंट भी होंगे तो ये सब क्या करेंगे? अपने अपने फोटोन एब्जॉर्ब करके किसे दे देंगे? रिएक्शन सेंटर को। और अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर जल्दी छोड़ देगा दो इलेक्ट्रॉन। और ऊपर हमने क्या बना दिया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये जो चारों तरफ के रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ के जो पिगमेंट है, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? हमारे एंटीना की तरह। तो हमने यहां पर लिख दिया, इनको लेकर ये हो गए एंटीना। और एंटीना और रिएक्शन सेंटर ये दोनों मिलकर लाइट की खपत कर रहे हैं। खपत करने का मतलब हुआ कि लाइट का इस्तेमाल करके दो इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हैं। दैट्स व्हाई इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अर्थात एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो रोशनी की खपत कर रहा है और दो इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहा है? इजेक्ट करा रहा है। तो रिएक्शन सेंटर प्लस चारों तरफ एंटीना मिलकर कहलाया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ऊपर अगर कोई एक्सेप्टर ना होता, क्या बोला? अगर ऊपर कोई एक्सेप्टर ना होता तो ये दो इलेक्ट्रॉन वापस लौट जाते भाई। इस वजह से ऊपर एक एक्सेप्टर भी होना चाहिए। तो इस वजह से मैं कहूंगा ये एक्सेप्टर होना जरूरी है। और इसी वजह से इस पूरे को मिलाकर बोलते हैं सिस्टम। और लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स व्हाई क्या बोला? फोटो सिस्टम। तो इतनी बात एकदम क्लियर हो गई। रिएक्शन सेंटर प्लस एंटीना मिलकर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी ले लोगे तो ये मिलकर कहलाएगा आपका क्या? आपका फोटो सिस्टम। सिस्टम का मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें जो मिलकर किसी कार्य को परफॉर्म कर रही हैं, वो क्या कहलाती हैं? सिस्टम। यहां तक क्लियर हो गया हो तो यस सर लिख दीजिए। यहां तक क्लियर हो गया? पिगमेंट और कलर में क्या डिफरेंस है? कलर एक जनरल वर्ड है, कलर का मतलब रंग होता है, और कोई रंगीन चीज जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है तो पिगमेंट कहते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए फिर आगे बातें करते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े बेटा, तो हमने आपको क्या बताया था? बिल्कुल बीचों बीच आपको रखना है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर हमेशा कौन बनेगा? क्लोरोफिल ए। और अब हमने क्या किया? चारों तरफ मान लीजिए क्लोरोफिल बी लगा दिया। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट लेक्चर। अब हमने लगा दिया मान लो कैरेटिनॉइड। पहला लेक्चर फोटोसिंथेसिस का। हमने लगा दिया मान लो ज़ैंथोफिल। चलो कहाँ गया? ज़ैंथोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए जिससे दो इलेक्ट्रॉन निकलने हैं वो क्या कहलाएगा? रिएक्शन सेंटर। चारों तरफ ये पिगमेंट जो आपके डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? एंटीना।
और ये दोनों मिलकर कहलाएंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ऊपर मैंने बना दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अबे कोई एक्सेप्टर नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन दो निकलेंगे रिएक्शन सेंटर से वो बेचारे जाएंगे कहां? वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा, है ना। अब बेटा इधर देखना, ये हो गए तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन। ये पूरा कहलाया था फोटो सिस्टम। अब बेटा फोटो सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं। मेरी बात समझना, मैंने क्या कहा? जो तुम्हारे फोटो सिस्टम होते हैं वो फोटो सिस्टम भी तुम्हारे, जस्ट अ सेकेंड, ये जो तुम्हारे फोटो सिस्टम होते हैं ये फोटो सिस्टम भी तुम्हारे दो प्रकार के। सब कुछ सेम होता है, बस एक अंतर होता है। एक को बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक को बोलते हैं फोटो सिस्टम, एक को बोलते हैं फोटो सिस्टम पीएस, पी फॉर फोटो, एस फॉर सिस्टम फर्स्ट, और अगले को बोलते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक, चलो अब बेटा फर्स्ट और सेकंड में सब कुछ सेम होता है। दोनों में आपका रिएक्शन सेंटर है, दोनों में आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, दोनों में आपका चारों तरफ एंटीरियर रिएक्शन सेंटर के, दोनों में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बेटा एक बात बताओ, अगर नीट में किसी के 700 नंबर है और एक के नंबर 680 है, तो बताओ 700 में और 680 में कौन किसको फर्स्ट रैंक मिलेगी? जल्दी बताओ। माइक ऑफ रखो भाई, माइक ऑफ रखो, जल्दी बताओ। अंशु जायसवाल, नूर फातिमा, प्रतिभा सिंह अल्टीमेट जीतेंगे, जल्दी बताओ। आकाश पाल, ठीक ठीक ठीक, 700। तो बस ये बन गई ट्रिक कि जो 700 वाला, देखो जिसका क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करे, क्या बोला? जिसका क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करे वो कहलाएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट, और जिसका क्लोरोफिल ए अर्थात रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करे वो हो जाएगा फोटो सिस्टम सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड याद करने की ट्रिक हमारी तैयार हो गई। और यहां पर जो रिएक्शन सेंटर है ये 700 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है तो बोल दिया PS1। यहां पर जो तुम्हारा रिएक्शन सेंटर है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है तो मैंने बोल दिया फोटो सिस्टम सेकंड। इतनी बातें एकदम क्लियर। फर्स्ट और सेकंड नाम इनकी डिस्कवरी के आधार पर दिया गया है कि कौन पहले खोजा गया कौन बाद में खोजा गया, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं। फंक्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो PS2 पहले काम करता है, PS1 बाद में काम करता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट को हम लोग P700 ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि अर्थात ऐसा फोटो सिस्टम जो 700 नैनोमीटर की लाइट को, जिसका रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है, और ऐसा रिएक्शन सेंटर जिसका रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है उसे हम लोग क्या बोल दिए? फोटो सिस्टम सेकंड या P680। ये दोनों नाम एक ही है, चाहे PS1 बोलो, चाहे P700 बोलो, PS सेकंड बोलो, P680 बोलो। गॉट इट? यहां तक बातें सबको क्लियर है? ये 100 से ऊपर ऐड क्यों नहीं हो रहा है? तो नहीं है, 100 से ऊपर आ चुके हैं। तो आप किए थे? हाँ हाँ लगातार एडमिट किए। बताओ बेटा, जल्दी बताओ, क्लियर है? नहीं 100 था, 100 बाद में 7 एडमिट किए, एडमिट नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों? हो जाएगा, 1000 हो जाता है। 1000 नहीं 10,000 हो जाता है। चलो क्लियर है, अब 100 से कोई एक नहीं बढ़ने वाला है। चलो यहां तक क्लियर हो गया है। आइए अब बेटा अगर मैं लाइट रिएक्शन की बात करूं तो लाइट रिएक्शन को हम लोग चाहें तो फोटो केमिकल फेज भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, चाहो लाइट रिएक्शन बोलो, चलो साइड से लिख ले रहे हैं, चाहे लाइट रिएक्शन बोलो, चाहे फोटो केमिकल फेज बोलो, चाहो सर वॉइस गई, सर वॉइस चली गई।
सर आवाज नहीं आ रही, आवाज। सर सर आपकी आवाज चली गई। सर चली गई। सर आवाज नहीं। सर आपकी आवाज चली गई। सर आपकी आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही है। अरे सर जी सर क्या आप भी हो गायब हो वॉइस आ गए। रही है सर अब? आवाज चली गई। सर आपकी आवाज वॉइस चली आ गई। रही है? यस सर आ गई आपकी आवाज। सुना क्या? नहीं सुन आ गई सर आपकी आवाज। सर वॉइस आ गई वॉइस आ आ रही गई है? सर। आ गई सर आ गई। बच्चों में आ कौन गई कौन सर। नहीं आ रही आ है। गई। उसको हटा दो। बंद कर भाई। अरे बंद कर। और 100 से ऊपर नहीं हो रहा। अपना 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 माइक बंद कर भाई ले कैसे भैया। बंद कर अपना? और जो माइक जिसने ऑन किया उसको बाहर कर दो। हाँ, मतलब क्लास का जो डेकोरम डिस्टर्ब करे उसको हटाओ, मतलब ऐप से उड़ा दो। वो बेटा वॉइस आ रही है? माइक कौन ऑन किया लड़के, देखो जरा कौन है। किसी का ऑन हो एक बार भी ना, तुरंत हटा दो उसको ऐप से तुरंत। ठीक है, कोई एक आध बच्चे डेकोरम अगर डिस्टर्ब करे तो 100 बच्चे का नुकसान मत करो। हो गया, चले पढ़ाए। जो जो जिसका माइक ऑन हो फिर कोई रहम मत करना, तुरंत तुरंत भगाओ उसको, वो पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुआ है। लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल फेज, चाहे फोटोफॉस्फोराइलेशन, अर्थात एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और साथ में बनेगा बेटा, ये कोई मारूफ है बार बार ऑन कर रहा है, मारूफ को उड़ाओ ऐप से तुरंत, हटाओ उसको ऐप से। वो देखो मारूफ कोई नाम है किसी का, उसको हटा दो ऐप से। कितना का ऐड मत करना। अब इतनी बातें समझ में आ गई। अब बेटा इधर देखो, आओ आगे बात करते हैं। तो लाइट रिएक्शन बोलिए, फोटोकेमिकल फेज बोलिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलिए, सब एक कहानी। अब देखो भैया, लाइट रिएक्शन जो है अर्थात फोटोकेमिकल फेज या फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये बेटा दो प्रकार की होती है, अच्छे समझना। फोटोसिंथेसिस दो प्रकार की, दो फोटोसिंथेसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। वन इज लाइट रिएक्शन, अनदर इज डार्क रिएक्शन। तो पहले हम लोग लाइट रिएक्शन देखेंगे आज की क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा जो हमारा लाइट रिएक्शन है ये दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन, या इन्हें बोल दीजिए नॉन साइक्लिक फोटोकेमिकल फेज या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक कहलाता है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब समझना, सबसे पहले हम देखेंगे नॉन साइक्लिक। अब बेटा नॉन साइक्लिक देखना है तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, सबसे पहले फोटो सिस्टम बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको बनाना, मेरे साथ अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए, किसी से पानी बोल देना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन, या बोल दीजिए नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन बोल दो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल दो, नॉन साइक्लिक क्या फोटोकेमिकल फेज बोल दो। सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकंड बनाइए। चलिए इधर देखिए, बीच में क्या होगा, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। अब मैंने फोटो सिस्टम सेकंड बोला है, तो बताइए क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अर्थात जो रिएक्शन सेंटर है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितने नैनोमीटर का करेगा। देखो भैया, रंगनाथ पाल को भी उड़ा दो, डिस्टर्ब ना करे कोई, जल्दी बताओ। क्लोरोफिल ए फोटो सिस्टम सेकंड बना रहे हैं, तो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर जो है वो कितना मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। छह सौ 80, बिल्कुल सही। और चारों तरफ बेटा क्या हो जाएगा, एंटीना अर्थात क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल, 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 कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी। गॉट इट। अब बेटा ये हो गया आपका फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, तो यहां मैं साइड में लिख दे, सॉरी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया, लेकिन ये सेकंड बना रहे हैं हम लोग। और ऊपर क्या बनेगा बेटा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऐसे मेरे साथ बनाते जाओ, सीखते जाओ। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जब आपका सनलाइट आएगी, क्या बोला, जब आपकी
सनलाइट आएगी तो बेटा ये एंटीना क्या करेंगे, अल्टीमेटली फोटॉन्स पास करेंगे किसको, रिएक्शन सेंटर को, ठीक। दो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होंगे और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट। अब ये हो गया आपका पूरा, देखा जाए तो ये कहलाएगा फोटो सिस्टम सेकेंड। इतनी बातें एकदम क्लियर। अब बेटा साइड में आप लोग बना लेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब यहां पर मैंने साइड में क्या बना लिया, फोटो सिस्टम फर्स्ट। बस कुछ चेंज हमें करना पड़ेगा। चेंज क्या करना होगा अभी दिखा रहा हूं मैं, इधर देखना अच्छे से समझना मैं क्या दिखा रहा हूं। हाँ अब इधर देखना अच्छे से, ये आपका बन गया फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब ये फर्स्ट कैसे बनेगा ये सोचो जरा, कुछ नहीं बस जो रिएक्शन सेंटर है इस पर इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितनी कर दें, जल्दी बताओ, लिख के बताओ। प्रोटीन से बाउंड होते हैं, प्रोटीन से। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इधर देखो, अब बेटा इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितना होगा, 700 नैनोमीटर। नोटिस करो मैंने एक को थोड़ा नीचे बनाया है और एक को थोड़ा सा ऊपर बनाया है, गॉट इट। एक्चुअली में सारे देखो, फोटो सिस्टम सेकंड थोड़ा नीचे है, फोटो सिस्टम फर्स्ट थोड़ा ऊपर किया है, ठीक है। हम लोग नॉन साइक्लिक पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। सेकंड वाले को थोड़ा नीचे, फर्स्ट वाले को थोड़ा ऊपर रखा है, ठीक है। तो मेरी बात को अच्छे से क्लियरली समझना, ठीक है। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये सब अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। रिडॉक्स पोटेंशियल कहने का मतलब पोटेंशियल टू एक्सेप्ट और रिलीज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडॉक्स पोटेंशियल। वी कंपेयर रिडॉक्स पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयन, गॉट इट। चलिए, तो हाइड्रोजन देख के हम लोग रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में निकालते हैं ना, तो यहां पर हमने हर चीज रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रखी है। अच्छा अगर मुझसे सच पूछो, अच्छा तो अच्छा पहले तुम बताओ नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल कहने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत ज्यादा है या देने की ज्यादा है, चलो लिख के बताओ, लेने की या देने की। नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल का क्या मतलब है। एक सेकंड रुकना बेटा, मैं जरा देख लूं इस सोर्स ऊपर एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड।
चलो हो गया, सही है, शुरू करें। आ रही है? एक बच्चा वो जो रंगनाथ नहीं उसको ऐड कर लो, उसे गलती से हुआ था। ठीक है, किसका कॉल है? हो गया, चलो कोई बात नहीं, चले। वॉइस आ रही है? अरे वॉइस आ रही है? यस सर। रंगनाथ वाले को ऐड कर लो, उससे फिर बात कर लो रंगनाथ से, उससे गलती से हुआ है। हाँ भाई, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS2 पहले बनाओ, PS1 बाद में बनाओ, ठीक है। अब जैसे ही लाइट गिरेगी क्या होगा, जितने एंटीना है सबके सब अपने फोटॉन्स पास करेंगे रिएक्शन सेंटर को, और रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब लेकिन बेटा ये इतनी हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं कि मैं इनके लिए बोलता हूं क्लास में कि आग है, शोला है, हाथ लगाओगे जल जाओगे। तो क्या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको पकड़ सकता है, रख सकता है अपने पास? नहीं। अब ये तुरंत पास करता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसका पहला मेंबर होता है प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन कुछ नहीं होता बेटा, एक प्रोटीन होता है। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये जाते हैं साइटोक्रोम B6F के पास, और साइटोक्रोम B6F के पास जब ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं ATP। याद रखना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज हुई है, इलेक्ट्रॉन नहीं इस्तेमाल हुआ है। इतनी बात एकदम क्लियर। अब साइटोक्रोम B6F से ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से ये पहुंच जाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ PS1 के पास। क्या ये बात एकदम क्लियर है? क्या ये बात एकदम क्लियर है? ये बात क्लियर है? यस सर। जल्दी जल्दी लिखा करो बेटा। अनुभय, निशा, नूर, टी सीरीज कौन है? ठीक है, आज बच्चों से वाला पूछ लें क्या यार, कॉपी वाला, उसको हम ज्यादा अच्छा पढ़ा लेंगे। और कॉपी वाले में उसको एकदम होम ट्यूशन वाली फीलिंग आएगी, उसको लगेगा साहिल सर घर में बैठ के पढ़ा रहे हैं। पूछ लें क्या? और क्या, चेहरा देखने थोड़ी आता है हमारा, दिमाग और ज्ञान और हाथ तो यही रहेगा, भी पूछ लेंगे आखिरी में। चलो क्लियर है ना, देख लो जरा एक बार, क्लियर है लिख दिया? चैट दिखाओ। ठीक है, चलो। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रोक नहीं सकता था, इलेक्ट्रॉन नहीं, आग है बेटा, आग झमझमा के निकला था, तो ये कोई रोक नहीं सकता, सीधा पास करेगा प्लास्टोक्विनोन को, फिर साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F पर 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, ATP। अब अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन अभी कंज्यूम थोड़े हुए हैं, ये पहुंच जाएंगे किसके पास, प्लास्टोसाइनिन, और पहुंच गए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ PS1 के पास। लेकिन कॉमन सेंस लगाइएगा, जिस समय लाइट इस पे पड़ रही होगी, अब बेटा ऐसा थोड़ी कि यहां पर बीच में कोई बैरियर लगाएगी, लाइट इसे क्रॉस नहीं करेगी, लाइट उसी समय आपके इधर भी पड़ रही होगी और इधर भी वही घटना घट रही होगी। जिस समय इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी समय इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। मेरे हाथ को देखो और समझो, इधर देखो मैंने क्या कहा, इधर देखो, इधर देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक समय पर एक साथ दोनों से निकलेंगे, गॉट इट। दोनों के एंटीना रिएक्शन सेंटर को देंगे अपनी फोटॉन्स, और अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन दोनों इजेक्ट होंगे। यहां पर जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर इजेक्ट होंगे तो यहां पर इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब उस 2 पॉजिटिव चार्ज को इधर का 2 इलेक्ट्रॉन खत्म कर देगा, गॉट इट। और अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं वो किसके पास पहुंचे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1, और ये दे देता है फेरोडॉक्सिन को, अर्थात FeS को। अब बेटा क्वेश्चन ये बनता है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ निकले तो बेटा इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आया, ठीक, और इसके ऊपर भी 2 प्लस चार्ज आएगा। अबे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 प्लस इस पे आएगा, उसी समय 2 इलेक्ट्रॉन इससे भी निकलेंगे, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली झम से निकले तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे
दो पॉजिटिव चार्ज इस पे, इसका दो पॉजिटिव चार्ज तो इधर से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन खत्म कर देगा, लेकिन मामला ये फंसेगा जो इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है उसे कौन खत्म करेगा, चार्ज की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो अब यहीं पर हम लोग क्या कराते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, अर्थात पानी को लाइट की मदद से तोड़ते हैं, जिसमें मैग्नीज आयन और क्लोरीन आयन दो का रोल होता है मेन, लेकिन मैग्नीज का ज्यादा मेन रोल है। जब पानी टूटेगा तो यहां पर हमें मिलेंगे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में निकलेगी फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका 2 प्लस चार्ज खत्म। सर उसका कैसे खत्म होगा, अबे वो वाला ये वाला घूम के आया, इसका खत्म कर दिया, समझ में आया। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई और ये निकली क्या तुम्हारी नेसेंट ऑक्सीजन, और साथ में क्या निकले 2H+। अब ये 2H+ का क्या होगा, ये अभी आगे की कहानी है, पहले हम इतना देख चुके हैं, ठीक है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां पर हो रही है, PS2 पे या 1 पे, आंसर मी 2 पे या 1 पे, ये कौन है, फैजल खान कौन है, हाँ स्क्रीन शेयर मतलब ये तो ससुरा समझे नहीं आता, गूगल मीट पीट हमको सबसे हमको यूट्यूब लगता है एकदम क्लियर कट, सब कुछ बात होती रहती है। बस यूट्यूब में ये होता है ना, मुफ्त के चंदन घिसवाने लल्ला वाले ज्यादा रहते हैं। हाँ PS2 पर बिल्कुल सही। अब मेरा अगला सवाल ये बताइए, PS1 से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से PS1 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे, 2 प्लस चार्ज आया, बताइए वो 2 प्लस चार्ज कौन खत्म करेगा। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, PS1 से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसकी वजह से PS1 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे 2 नेगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज आया है, उसे कौन खत्म करेगा। क्या लिखा, PS2 से निकले 2, बिल्कुल सही। प्रीति मौर्य गलत है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो इसके 2 प्लस चार्ज को खत्म कर रहा है, बिल्कुल सही। PS2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। तो पहले इलेक्ट्रॉन गया अपहिल, मतलब ऊपर की तरफ, फिर गया डाउनहिल, फिर गया अपहिल, फिर गया डाउनहिल। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहां पर आ चुके हैं, गॉट इट। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और यहां पर एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज, वो क्या करता है, NADP का रिडक्शन करता है। NADP को जब 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये क्या हो जाएगा, NADP2-, ये 2 इलेक्ट्रॉन यही वाले, और साथ में ये जो तुम्हारे फोटोलिसिस ऑफ वाटर में ये जो 2 H+ हैं, ये 2 H+ ये भी मिल गए, तो अब ये क्या बन जाएगा, NADPH2। ये देखिए वो दोनों चीजें मिल गई जो हमें लाइट रिएक्शन में चाहिए थी। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है, जल्दी बताइए क्लियर हो गई है। जेड स्कीम क्या, आयुष वाजपेयी तुम साल भर पढ़े नहीं बेटा, एकाएक आगे सबसे ज्यादा सवाल जेड स्कीम पूछ रहे हो यार, अभी बता रहे क्या होती है। तो पहले क्या होगा, अपहिल देन डाउन, देन अप देन डाउन, ओके। अब क्या इलेक्ट्रॉन घूम के आया कि NADP ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 H+ लेकर NADPH2 बना दिया, NADPH2 बना दिया, दैट्स व्हाई नाम पड़ा नॉन साइक्लिक, गॉट इट, लाइट रिएक्शन, या बोल दीजिए नॉन साइक्लिक फोटो, क्योंकि फोटोन यूज हुए हैं। फॉस्फोराइलेशन, ये देखो यहां पर फॉस्फोराइलेशन हुआ है, तो नॉन साइक्लिक मेरे हिसाब से एक बच्चे को क्लियर हो गई। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए, 100% क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। चलिए आइए, अब अगर मुझे बताना हो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो देखो बेटा नॉन साइक्लिक खत्म। अब होता क्या है, जब मैं आपको केल्विन साइकिल पढ़ाया था, अर्थात C3 साइकिल पढ़ाया था, तो आपने देखा था कि ATP ज्यादा इस्तेमाल होता है, 18 ATP इस्तेमाल होते हैं और 12 NADPH2 इस्तेमाल होते हैं। तो भाई ATP और NADPH2 ये दोनों तो यही बन रहा है, ATP भी बन रहा है, NADPH2 भी बन रहा है, लेकिन हमें NADPH2 की तुलना में ATP ज्यादा चाहिए डार्क रिएक्शन में, अर्थात C3 साइकिल में, अर्थात केल्विन साइकिल में। इसका मतलब अगर मान लो मुझे बूंदी का लड्डू है और एक और लड्डू हमारे, मान लो ये दाल है, ATP दाल है, NADPH2 रोटी है, दाल हमें ज्यादा चाहिए, अर्थात ATP हमें ज्यादा चाहिए, तो हम ATP बनाने की, अर्थात दाल बनाने की हम एक और फैक्ट्री खड़ी करते हैं और उस दूसरी फैक्ट्री का नाम है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH2 दोनों बनता है, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, ATP। अब साइक्लिक देखो बनाना है तो रटो मत, बस इतना देखो, गौर से देखो, एक बार मुझे नॉन साइक्लिक बनवा दो, एक बार, हाँ बिल्कुल सही, T सीरीज एक्यूरेट आंसर। फोटोलिसिस और PS2 हटाओ,
और FeS उधर से उठा के इधर लगाओ, देन आप पाओ साइक्लिक। ओके चलिए, ये सबसे पहले क्या बेटा, एक बार में नॉन साइक्लिक बनवाओ। क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर था, चारों तरफ क्या हो गया था उसका, एंटीना। 2 इलेक्ट्रॉन निकले, किसके पास पहुंचे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद बेटा कौन आया, प्लास्टोक्विनोन। उसके बाद बेटा कौन आया, साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या बन गया था, ATP। उसके बाद आपका क्या आया था, प्लास्टोसाइनिन। उसके बाद आपका क्लोरोफिल A रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 और चारों तरफ उसका एंटीना। उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आया। अब उसके बाद फिर कहा गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद कहा गया FeS, और FeS पर क्या हुआ, NADP रिडक्टेज ने क्या किया, NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, प्लस फोटोलिसिस वाले 2 इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी इसका इस्तेमाल किया और यहां पर बना NADPH2। साइक्लिक यही था ना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस सर 100% क्लियर। ओके आइए, अब नॉन साइक्लिक से साइक्लिक बना रहा हूं, बस खट से देखना, खट से बन जाएगा, क्योंकि नॉन साइक्लिक से साइक्लिक बनाने के लिए गालिब का एक शेर अर्थ है कि FeS उठाइए, क्या बोला, FeS उठाइए, ठीक, FeS उठाइए, इधर को लगाइए। तो FeS यहां से हटा दो और FeS हटाइए, इधर को लगाइए, लगा दिया भैया, ठीक। PS1 उड़ाइए और जस्ट, अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड बेटा, दोबारा बता रहे उसको, रुको, हमारी पोयम हम ही कंफ्यूज। हाँ अब दोबारा आ गया, चलो देखो, इधर देखो, सबसे पहले इधर ऐसे करो, इधर देखो बेटा, PS1 हटाइए, साइक्लिक से नॉन साइक्लिक से साइक्लिक बना रहे हैं, PS1 हटाइए, FeS उठाइए, इधर को लगाइए, मतलब यहां पे लगाइए FeS, और इलेक्ट्रॉन को नचाइए, और ये हो गया आपका साइक्लिक। क्या किया, कुछ नहीं किया, PS1 हटाइए, FeS उठाइए, इधर को लगाइए, इलेक्ट्रॉन को नचाइए, गॉट इट। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है वो वापस इसके पास आ गया, मतलब PS1 के एक सेकंड रुकिए बेटा, अरे रुको यार, मामला गड़बड़ा रहा है, एक मिनट रुको बेटा, जा दोबारा देखना इसे। सबसे पहले क्या था, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, किसका, P680 का। उसके बाद जस्ट अ सेकंड बेटा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, एक बार और सुनिएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इसके बाद प्लास्टोक्विनोन, उसके बाद साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F पर क्या बना दिया था, ATP। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ PS1, उसके बाद आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके बाद FeS, यही था ना, ठीक है। चलो अब देखो, चलो रुको, हाँ बेटा, समझ गए, PS2 हटाइए, इधर देखिए, इधर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को में अंतर देखिएगा, ये आपके सामने नॉन साइक्लिक बना हुआ है, ठीक है, बस थोड़ा गलती होगी बेटा, इधर देखना, इधर को हटाइए था, PS2 हटाइए, ठीक है, PS2 मतलब फोटो सिस्टम सेकंड हटाइए, FeS को इधर से उठाइए, ये उठाया FeS, और इधर को लगाइए, और अब इलेक्ट्रॉन को चपुआना चाहिए और कुछ ना कीजिए, और ये हो गया आपका क्या, साइक्लिक। इसका मतलब साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगी, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर हम लोग किस पे करते थे, PS2 पे करते थे, और PS2 साइक्लिक में होता नहीं है, ठीक है, ना ही आपका NADPH2 बनता है। तो पहले बताओ, साइक्लिक नॉन साइक्लिक बना लोगे, अब साइक्लिक नॉन साइक्लिक बना लोगे, जल्दी बताओ, आराम से, यस सर, हाँ सर, ओके सर। आइए फिर डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तरफ लिखा नॉन साइक्लिक, एक तरफ लिखा साइक्लिक, दोनों में डिफरेंस। पहला डिफरेंस, नॉन साइक्लिक में NADPH2 बनेगा और साइक्लिक में नहीं बनेगा। दूसरा, ATP नॉन साइक्लिक में बनेगा, साइक्लिक में भी बनेगा। तीसरा, NADP रिडक्टेज एंजाइम का इस्तेमाल नॉन साइक्लिक में होगा, साइक्लिक में जब NADPH2 बनता ही नहीं है तो फिर एंजाइम होगा ही नहीं उसमें। चौथा, नॉन साइक्लिक आपका, भाई देखो, लाइट रिएक्शन मेम्ब्रेनस सिस्टम में चलती है, लेकिन नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम में भी नॉन साइक्लिक आपकी चलती है ग्रेना में, और साइक्लिक आपकी चलती है स्ट्रोमा
लैमिली में। इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब अगर बेटा हम वापस जाएं तो हमने क्या कहा था कि जो हमने यहां पर आपके जो हमने आपके यहां पर इतने, एक सेकेंड यार, दोबारा बनाना पड़ जाएगा। चलो ठीक है, इधर इधर देखिए, इधर देखिए, इधर इधर दोबारा बनाना पड़ेगा बेटा। चलो तब तक इस डिफरेंस को क्लियर कर ले। अगला, नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई थी और साइक्लिक में नहीं हुई थी। अब आगे बढ़े। अब बेटा अगर नॉन साइक्लिक को हम लोग दोबारा देखें तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक, देन प्लास्टो क्विनोन, देन साइटोक्रोम B6F, यहीं पर क्या बना था, ATP, देन प्लास्टोसाइनिन, देन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ PS1, देन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन FES ना। अपहिल डाउनहिल, अपहिल डाउनहिल, बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं Z स्कीम। क्योंकि यहां देखो, अगर हम ऐसे करके देखें तो यहां पर अंग्रेजी का Z बन रहा है, गॉट इट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं Z स्कीम। इस तरीके से हमने नॉन साइक्लिक देख लिया और साइक्लिक देख लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 1 नंबर 2 नंबर में आपको आंसर देना, जहां पर भी बैठे अपने हाथ ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 1 नंबर पे नॉन साइक्लिक, 2 नंबर पे साइक्लिक, आंसर दीजिए। Z स्कीम किसमें बनेगी, साइक्लिक नॉन साइक्लिक? 1 नंबर 2 नंबर, बिल्कुल सही। ये बताइए किसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अमन कुमार आंसर गलत, अमन गुप्ता आंसर गलत। अल्टीमेट जीतेंगे, गलत। दिनेश यादव गलत। अब बेटा गलत बहुत कम लोग कर रहे हैं, इस वजह से गलत वालों का नाम लिया जा रहा है। अगला, ऑक्सीजन किसमें रिलीज होगी, साइक्लिक की नॉन साइक्लिक? 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, बहुत अच्छे, शाबाश। एक किसी ने गलत नहीं दिया। अगला, ये बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, मतलब मेरे करण अर्जुन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, करण और अर्जुन। मंथन सिंह गलत। अच्छा नहीं, सही सही, सॉरी सॉरी, सही है, सही है, सही है। अच्छा 2 नंबर, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल होगा, 1 नंबर 2 नंबर? दोनों में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिसने लिखा है दोनों में आंसर सही करे। 1,2 लिखा जाता है, बोथ होत नहीं जानते। 1 नंबर 2 नंबर, आई एम भोजपुरिया टीचर। किसमें NADP रिडक्टेज इस्तेमाल होगा? बहुत सही यार, आंसर दे रहे हो, जबरदस्त। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा बताओ किसमें ATP बनेगा? बहुत ताबड़तोड़ आंसर, गजब। मतलब ठीक है, इतनी तारीफ नहीं, मतलब हाँ ठीक है। दोनों में मत लिखा करो रेनू, 1,2 लिखा करो। SP गौतम गलत जवाब। शगुन मिश्रा, मंथन सिंह बिल्कुल सही, गुल भाई बिल्कुल सही। किसमें मैग्नीज का काम है? अरे यार सही आंसर दे रहे हो तुम लोग। चलो इस तरीके से लाइट रिएक्शन हमारी खत्म होती है, गॉट इट। तो यहां पर हमने फोटो फॉस्फोराइलेशन वगैरह सब सीख लिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा पार्ट 1, गॉट इट। इसके 3 पार्ट आएंगे फोटोसिंथेसिस के, ये रहा हमारा पार्ट 1, ठीक है।
पार्ट 1 जो कि आपका अब न दे पाए तो कभी न दे पाएंगे सर। अच्छा अच्छा, मेरा नाम गौतम है सर, रेनू नहीं, वो ईमेल से लॉगिन है रेनू। अच्छा तुम वही हो, वो लड़के लेकिन एंजल प्रियंका लिखते हो फेसबुक पे हैं? चलो अच्छा आइए अब बेटा आगे बात करें। देखो साइक्लिक खत्म हो गया। अब बेटा हमारी बात सुनो, बात तो सुनो सब लोग, हमारी बात तो सुनो। देखो बात ये है, समस्याओं की समस्याएं समझिएगा। बात ये है कि मैं सुनाए। देखो बात ये है, असल में क्या है कि मैं एक कॉन्सेप्ट सोच रहा था, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। उससे क्या है ना कि उससे मैं हर रोज बिल्कुल टाइम पे लाइव आ जाऊंगा। असल में लाइव नहीं आने की बहुत सारी वजह है, मतलब जैसे 3 बोल के 3:30 4 पे आना, 4:30 पे आना, फिर तुम वेट करते रहते हो। तो एक्चुअली में बेटा क्या होता है कि इस बार हमारे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। असल में लॉकडाउन है, और असल में जब हम पैदा हुए थे तो पैदा तो हम मनुष्य के रूप में हुए थे, लेकिन हम इंसान बनना चाह रहे थे। तो इंसान बनने के लिए बेटा कई बार कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती है, तो कभी भी कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगी रहती है, ठीक है। लेकिन मेरा प्राइमरी काम पढ़ाना ही है, इसीलिए टाइम निकाल के मुझे आना ही पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे ये मौका दे दीजिए कि देखो बहुत अच्छा भी लगेगा तुम्हें, बिल्कुल जैसे लगेगा ना साहिल सर तुम्हारे घर में बैठ के पढ़ा रहे हैं, कि मतलब पहले मैं मोबाइल मेरे चेहरे पे ही होगा, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, और उसके बाद मोबाइल में नीचे करूंगा। जब मैं नीचे करूंगा तो मैं एक कॉपी पर कलर पेन से सबको समझाता चला जाऊंगा, ठीक है। बल्कि उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। आप कहो तो कल हम एक डेमो ट्राई करते हैं कि कल का लेक्चर मैं उस कॉपी पे लेता हूँ। जब मैं उस कॉपी पे लूंगा तो यकीन मानो तुम्हें बहुत मजा आएगा, है ना। हाँ बिल्कुल अंत तक तो गुज जाएगी कॉपी, लेकिन ये है कि तुम्हें मजा बहुत आएगा, और तुम बीच बीच में स्क्रीनशॉट वगैरह मारते रहना। तो ये कैसा रहेगा, तुम बताओ बेटा। जब सिर्फ कॉपी देखोगे ना मजा वाकई में बहुत आएगा। अगर सिर्फ कॉपी देखोगे, पहले मेरा चेहरा देख लिया, ठीक है, वो मुझे पता है टीचर के चेहरे से मोटिवेशन आता है, आराम से मैं बातें कर लूंगा, हाँ हेलो हाय, उसके बाद तुम्हारी कुछ समस्याएं ले लूंगा 5 मिनट, उसके बाद मैं कैमरा नीचे करूंगा, ठीक है। उसके बाद मतलब मैं घर में बैठे बैठे उस काम को कर सकता हूँ। देखो एक्चुअली मैं घर से बाहर तो निकलता नहीं हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रहता तो घर ही में हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, बट मेरे काम बेटा कुछ फंस जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सप्लाई, ये सब थोड़े से काम है अपने, तो बेटा उन सब में थोड़ा फंस जाता हूँ। तो मुझे फोन पे कहीं ना कहीं लगे रहना पड़ता है, कहीं कहीं तो कहीं कहीं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उससे मेरी क्लास का टाइमिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अब अगर मेरा क्लास से 15 मिनट पहले किसी का फोन आ गया कि भाई फलाने ऑक्सीजन लेवल इतना हो गया है, तो सर हम प्रयागराज से बोल रहे हैं, तो सर हम भदोही से बोल रहे हैं, तरह तरह के डिस्ट्रिक्ट जिनके अपने नाम भी नहीं सुने हैं, भदोही उदोही। तो अभी अल्टीमेटली क्या होता है बेटा, फिर 15 मिनट पहले फिर मेरे अंदर से ये होने लगता है ना कि आधा घंटा तू वेट करा ले साहिल, वो जरूरी है कि किसी की अम्मा मर जाए, वो जरूरी है। तो उस समय फिर मुझे जरूरत के अकॉर्डिंग लगता है कि चल ठीक है क्लास आधे घंटे डिले कर दो, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। मतलब एवन हम क्लास ले रहे हैं बेटा, यही थोड़ा अजीब है। मतलब सिचुएशंस थोड़ी सी नहीं है, लेकिन जब मैंने आपसे मैराथन का वादा किया, अब जबान तो पूरी करनी ही पड़ती है। तो अब अल्टीमेटली क्या है कि अगर आप मुझे ये मौका दे दो, अरे मेरी बात तो सुन लो पहले बेटा, किस मेम्ब्रेन पे होता है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है। तब बेटा मेरी एक बार बात सुन लो, उसके बाद तुम लोग बोलो, बात सुन लो। अबे हमारे आइडिया नॉर्मल नहीं रहेंगे, अगर हम कोई आइडिया दे रहे हैं तो कुछ सोच के दे रहे हैं। होगा क्या, बिल्कुल फोकस रहेगी कॉपी पर, और मैं कॉपी पर लिखता चला जाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल समझाता चला जाऊंगा, ठीक है। मैं अपने आराम से, जो मेरा स्टडी रूम है, मैं वहीं पर बैठा रहूंगा, दिन भर वहीं रहता हूँ, 24 घंटे निकलते ही नहीं। वो या तो पार्क चला गया, तो अल्टीमेटली वहीं बैठ के आपको 2 घंटे आराम से रोज लेक्चर ले सकता हूँ, रोज 2 घंटे पढ़ा सकता हूँ। मतलब संडे छोड़ दिया जाए, ठीक है, संडे को क्योंकि मेरे को अपना भी सिलेबस खत्म करना होता है, तो रोज 2 घंटे में आपको कॉपी पे जब पढ़ाऊंगा ना, तो आपको भी बहुत मजा आएगा, ठीक है, मुझे भी बहुत मजा आएगा। गॉट इट। आप बताओ, आप कंफर्टेबल रहोगे? आइडिया बढ़िया है, ट्राई करके देखा जाए यार, एक डेमो कर लेते हैं, जाता क्या है। आइडिया मैंने सोचा ना, कल मैंने एक ट्रायल मारा था, पक्का डन करें?
और यकीन मानो अगर मैंने तुम्हारे लिए बोला है ना तो तुम्हारे लिए वो अच्छा ही होगा यार। होता क्या यार, तुम्हारा भी टाइम लॉस होता है, मेरा भी टाइम लॉस होता है। गॉट इट? ठीक है, फिर कोचिंग ओपन कराना, फिर काफी चीजें अस्त व्यस्त चल रही हैं यहाँ पर, चीजें पहले की तरह नहीं चल रही हैं, है ना। तो चीजें अस्त व्यस्त है, काफी कुछ अस्त व्यस्त सा हो गया है। तो अल्टीमेटली क्या है कि मैं सोचता हूँ ये एक बहुत ही बेस्ट आइडिया होगा, और यकीन मानो इस कॉन्सेप्ट को भी किसी ने फॉलो नहीं किया है। एक बार मैंने फॉलो किया था 2019 में, एक यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसको मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, उसे देखना बहुत मजा आएगा, है ना। फिर बीच बीच में मैं ट्रैक भी करता है, मोबाइल में ऊपर कर दूंगा जब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, है ना। यार स्ट्रोमा लेमली की भी बात नहीं कर रहा हूं ना मैं, उसकी कर रहा हूं बात। हाँ, अल्टीमेट रात में भी क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल। ओके शगुन, चलिए फिर अगर सब ओके हो तो दी बेस्ट है यार। ठीक है, फिर मैं कल से फिर तो क्लास का टाइमिंग कल से तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, एकदम ओके, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो कल से हमारी क्लास का टाइमिंग, ठीक है, जब आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाए, फिर अगर आप उस पे ओके हो ना, मतलब उसमें मजा बहुत आएगा, ट्रस्ट मी। देखो मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी हमेशा स्टूडेंट ही रहेगा। मैं खुद और अपने घर वालों को भी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखता, टॉप प्रायोरिटी पे तुम ही रहोगे। टॉप, अब वो तुम कहोगे सर किसी की जिंदगी चली जाए तो बेटा वो सॉरी, फिर वहां पे कोई टॉप प्रायोरिटी तुम्हारी नहीं रह जाएगी, लेकिन बाकी तुम्हारी ही टॉप प्रायोरिटी है। तो कल से हम लोग रोज रात को 7 से 9 पढ़ाई करेंगे संग में, ठीक है, 7 से 9 पढ़ाई करेंगे संग में, मतलब 7 से 9 मतलब वो वक्त मेरा और तुम्हारा है। फिर अपने रूम लॉक करना, किसी को एंट्री मत करने देना, और बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना, ठीक है। आयुष वाजपेयी, ऐसा नहीं होता बेटा। क्लास कहाँ लेंगे, घर ही से लेंगे, और कहाँ लेंगे। ये गूगल मीट पे चला देंगे क्लास, घर में मेरा वाईफाई व्यवस्था टाइट है घर में, वो टेंशन ना लो। बेस्ट टाइमिंग 7 बजे की, ठीक है। ठीक है, अपलोड करा देंगे गूगल मीट पे बेस्ट रहेगा, मैं बता रहा हूं बेस्ट रहेगा, मतलब टावर तोड़ समझ में आएगा। ठीक है, चलो अभिषेक सिंह, तुम्ही को दिक्कत है। न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? न्यू बैच परसों से बेटा, लेकिन वो तुम लोग के लिए नहीं है। न्यू बैच तुम लोग के लिए नहीं है। न्यू बैच मतलब वो लोगों के लिए है, या तो जिनकी बायो बहुत कमजोर हो, है ना, उनके लिए है, अब पेपर उन्हें अटेम्प्ट करना हो, या तो उन लोगों के लिए जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, है ना। डेली के लिए टाइम फिक्स 7। रिस्पायरेशन का फुल लेक्चर पंकज अपलोड है मेरे भाई, ठीक है। और कोई बात? हाँ, वो नेक्स्ट ईयर के लिए है यार। फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताया, बना ही नहीं पाया यार अभी हम पूरा 11th का बना पाए थे। हैंडबुक के लिए मेरे पास कोई टाइपिस्ट नहीं इस समय भैया। स्ट्रोमा लेमली में बताया तो मेरे भाई, स्ट्रोमा लेमली में साइक्लिक होती है, ग्रैना में होती है नॉन साइक्लिक। ठीक है, प्राइवेट वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं, कल से ही स्टार्ट करेंगे ये वाला। अच्छा ठीक, सुन लिया भाई। 11th वाला आज बैठ के टाइप करूंगा। 21-22 के लिए टाइमिंग क्या होगी? अरे हाँ, एक चीज बता दूं बेटा, 21-22 की फीस कम नहीं ले रहा हूँ, 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा, बता दे रहा हूँ। आना मत मेरे पास, फोन कर कुछ कहना मत। 21-22 की कोई फीस कम नहीं होगी, चाहे कोई भाई बंधु हो, ठीक है। 6 नहीं बेटा आदर्श, बस 7। अब एक बच्चे को मैं डिस्टर्ब नहीं होगा प्लीज, ठीक है। फीस फोन पे पूछ लेना, इनकम टैक्स का छापा पड़वाओगे क्या बे? सिलेंडर बाट बाट के अकाउंट खाली हो गया है, ठीक है। और यार एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से यार, जब मैं कोई चीज डालता हूं ग्रुप में तो प्लीज यार उसका सब लोग रिप्लाई दिया करो। मतलब मैं इरिटेट हो जाता हूं, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं, मतलब मैं तुम्हारे भरोसे घर में लड़ाई कर लेता हूं अपने, तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कुछ की, तुम रिप्लाई नहीं करते, मैं कहता हूं शेयर शेयर शेयर,
एंड मतलब शेयर करते ही नहीं हो यार, मतलब पता नहीं करते हो नहीं करते हो, पर उस पर बोलते ही नहीं हो, कर दिया नहीं किया। अबे कोई अपने फायदे के लिए तुमसे कोई चीज थोड़ी मांगता हूँ, इंसान जगा रहा हूँ, स्टूडेंट हो तुम मेरे, इसलिए तुम्हारे अंदर इंसान जगा रहा हूँ। गॉट इट। अच्छा टीचर होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई अच्छा नहीं कोई परफेक्ट टीचर हो, महात्मा देवता टीचर हो जाए, अच्छा टीचर होना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा टीचर इंसान अपने मेहनत और अपने दिमाग से बनता है, ठीक है। अच्छा इंसान बनना काफी मुश्किल काम है। गॉट इट। तो तुम्हें मैं चाहता हूँ कि तुम अभी से कुछ ना कुछ ट्राई करो। अगर तुम्हारे एक शेयर पर किसी की जिंदगी बच जाए तो क्या बात है। अब तुमने वो वाली शेयर मारी थी, उस बंदे को डोनर मिल गया आज, ठीक है, आज अभी 8 बजे डोनर मिल गया है ना। अब उसके घर में उसकी पापा की ऑक्सीजन लेवल 90, 80, 70, अब 60 डाउन चली गई, 55 है। तो यार अब किसी की जान बच जाए तुम्हारे एक शेयर मारने से, एक स्टेटस लगाने से, एक फेसबुक पे शेयर करने से क्या फर्क पड़ता है यार, है ना। तो रिप्लाई भी कर दिया करो बेटा। ये क्षमा शेख एक इसका आंसर अगले लेक्चर में मिलेगा आपको, जो आप एनएडीपी वाला पूछ रही हैं। स्ट्रोमा में वैसे आंसर आज दे रहा हूं। हाँ 2022 लास्ट ईयर होगा पढ़ाने का। पीटीएन से पीटीएन पता नहीं क्या है। अरे क्यों उसके बाद बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है, मतलब मेरा जो प्लान है, देखो मतलब इतना तो हमें पता है कि हम कुछ भी पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाने का कहने मतलब बायोलॉजी पढ़ाने का मेरा लास्ट ईयर होगा, है ना। उसके बाद बेटा मेरा ये प्लान है कि देखो अगर 21-22 कोचिंग चल गई, ठीक है, 21-22 अगर ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी ओपन हो गया तो 22 मेरा लास्ट इसलिए होगा क्योंकि लाइफ टाइम यार मैं टीचिंग करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ ना, ठीक है। लाइफ में बहुत सारे काम करने हैं। तो उसके बाद मैंने ये सोचा है कि 22 के बाद मैं अपने सारे लेक्चर फ्री में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं अंदर से ही अंतरात्मा मेरी गवाही देती है कि एजुकेशन एक बिजनेस नहीं है ना। हाँ ठीक है, मेहनत करते हैं, उसके पीछे टीचर अपना काफी कुछ बर्बाद करता है, फैमिली तक उसकी ऑफ हो जाती है, मतलब नाराज हो जाती है कि भाई वो पूरा टाइम, क्योंकि आपको लगता है क्लास लेने चले आए, साहिल सर ने क्लास ले ली, उसके बाद भी क्लास के पहले भी बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, तो वो सब ठीक है। लेकिन अब लगता है कि इतना पैसा लेकर काम करना, मतलब 22 के बाद मतलब मेरा ये प्लान है कि मैं सारे अपने ऑनलाइन लेक्चर ये कर दूंगा फ्री टू डोनेट साहिल सिद्दीकी फाउंडेशन। मतलब जिसको जितना पैसा देना हो, 1000 में पढ़ना हो 1000 में पढ़े, 10,000 में पढ़ना हो 10,000 में पढ़े, मतलब जो उसकी नियत हो, है ना। और अगर उसे लगता है कि नहीं ये टीचर मेरे लिए वर्थ इट है, इसको 20,000 भी दो कम है, या इसको 200 दो, मतलब बच्चे के हिसाब से फीस ली जाएगी। मतलब ये मेरा प्लान है, 22 के बाद का यही प्लान है। इसलिए मैं 21-22 की फीस में 1 रुपए कम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये प्लान मैं तभी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जब ऑलरेडी मेरे पास करोड़ों रुपए मेरे पास सेविंग में हो, है ना। और हुआ क्या कि हमसे यार दुख नहीं देखा जाता, फिर अपना घर बार सब बेचने के मूड में रहते हैं कि मतलब सब मेरा चला जाए लेकिन कोई हमारे सामने दुखी ना हो, क्योंकि पैसे तो दोबारा भी कमाए जा सकते हैं ना। तो 22 के बाद ये मेरा प्लान है, बस दैट्स इट। उसके बाद मैं फिर दूसरे सब्जेक्ट में हाथ डालूंगा या कोई दूसरी जॉब में हाथ डालूंगा। अब आई डोंट नो यूपीएससी और व्हाट, जो भी मुझे नहीं पता, यूपीएससी ये सब पता नहीं क्या पूछ रहे हो, लेकिन हाँ बस ये है कि कुछ अच्छा ही करेंगे और क्या। मतलब ये है यार कि सीधी सी बात है, अगर भगवान ने टैलेंट दिया है, ईश्वर ने टैलेंट दिया है, तो टीचिंग का टैलेंट दिया, तो यही जब सेम ही चीज मुझे हर साल पढ़ानी है, जब हर साल मुझे यही बातें बतानी है, तो यार मैं एक बार बता दूं वीडियो लेक्चर में सारी बात, वो वीडियो अच्छे से बन जाए प्रॉपर एनिमेशन वेशन के साथ। इसीलिए मैंने सोचा 21-22 में सब झोंक देंगे एनिमेशन और हर एक बात और क्लैरिटी से और ताकत लगा के, क्योंकि वो भाई आखिरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मुझे यही करना ही हर साल, तो मैं उसे 20 साल पढ़ा के उसी से पैसे कमाऊं, उसी से करोड़ों, 10 करोड़ 5 करोड़ घुमाता रहूं, तो ये अच्छी चीज नहीं है। मतलब सीधी बात है, एक बार रिकॉर्ड कर लो क्योंकि सिलेबस थोड़ी चेंज हो जाता है। अब लास्ट ईयर का जो रिवीजन था वो रिवीजन इस बार भी काम आएगा, सीधी सी बात है। रिवीजन थोड़ी चेंज होता है, कंटेंट थोड़ी चेंज होता है। तो मतलब यही मैंने सोचा कि बार बार पढ़ा के फिर क्या मतलब ही नहीं उसका। फिर 22 के बाद ये होता है भाई रिकॉर्डेड लेक्चर है, जिसको जो जितने में कंफर्टेबल हो उतने में ले, एक मिनिमम बेस प्राइस सेट कर देंगे, उसके बाद जितने मिले बस भाई सर्वर चार्ज दे, बाकी फ्री में पढ़ता रहे। बाकी उसका मन, मतलब साहिल सिद्दीकी फाउंडेशन आपने सुना होगा, तो उस फाउंडेशन के नाम पे वो जितना पैसा देना चाहे वो दे, बाकी वो पूरे साल पढ़ता रहे। मतलब ये मेरा प्लान है, फ्यूचर प्लान है, अगर 21-22 में हमारी कोचिंग ओपन हो जाती है। गॉट इट। मेरे दुआ करने से स्टूडेंट कभी नहीं सिलेक्ट होगा, हमेशा याद रखो। स्टूडेंट अपनी मेहनत से सिलेक्ट होता है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ सारा बच्चा सिलेक्ट हो जाए ना तो फिर क्या बात है। हाँ मेरी बात जो माने वो ना सिलेक्ट हो, ये नहीं पॉसिबल है। अगर बात मानोगे तो 100% सेलेक्ट होंगे।
100% सेलेक्ट हो गए। अगर जितना कहते रहें और मेरी बात फॉलो करो, उसमें तू तड़ाका नहीं, कह दिया करना है, कह दिया ऐसे 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 करो। मतलब मुझे गुस्सा ही आता है जब तुम लोग ग्रुप में आंसर नहीं देते हो, कसम से ऐसा गुस्सा आता है ना हमें। और अगर मैंने कुछ डाला भी तो मैं डालता नहीं कुछ उसमें, क्योंकि रोज रोज मेहमान आएगा तो फिर आप इज्जत कम करने लगते हो ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि मैं कभी कभी तो बेटा उसमें कुछ डालता हूं। एनसीईआरटी वाली पीडीएफ बेटा पंकज भी है ही नहीं है भाई, तो अभी वो टाइप हो ही नहीं रही है। तो बेटा अब क्या है ना कि जब मैं कुछ डालू ना शेयर इट, तो कम से कम ये लिख दिया करो ना सर शेयर कर दिया, कुछ तो कर दिया करो यार उस पे। और जिन्हें ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस से प्रॉब्लम होती है अपने चैट सेक्शन ऑफ कर लें, ठीक है? गॉट इट? हाँ हाँ आप करते हो हाँ, तो किया करो बेटा, सब लोग किया करो, है ना? तो चलिए फिर फोटोसिंथेसिस का पार्ट फर्स्ट इस तरीके से खत्म होता है। दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी चीजें फोन पे पूछ लीजिएगा, फोन पे पूछ लीजिएगा।